मैं अनीता सरकार, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जालमांदा, खैरागढ़ ब्लॉक। आज हम कक्षा 9वीं का गणित कर रहे हैं। उसमें आज की विधि है गुणा करने की एक न्यूनेन पूर्वेण विधि। न्यूनेन का मतलब एक कम होता है। तो हम इसमें इस विशेष बात है कि दो अंक संख्याओं में गुणा कब कर सकते हैं। इस विधि का इस्तेमाल हम हर एक गुणा करने में नहीं कर सकते। इस विधि का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब एक संख्या 9 अंकों की बनी हो, यानी उसमें 9 अंक के अलावा कोई भी और अंक ना हो। इसकी विशेष बात है। इसमें 3 स्थितियां होती हैं। गुणक और गुणने में अंकों की संख्या समान हो। आप लोग जानते हैं कि दो संख्या को गुणा करते हैं तो ये गुणने कहलाता है और ये गुणक कहलाता है। गुणने ऊपर वाली संख्या, गुणक नीचे वाली संख्या। आप किसी को भी गुणक और किसी को भी गुणने बना सकते हैं, गुणा करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि हम ऊपर वाली संख्या को गुणने बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को गुणक बोलते हैं। जब दोनों में अंकों की संख्या बराबर हो, जैसे इसमें देखिए 2 अंक है, इसमें भी देखिए 2 अंक है। जब दोनों अंक 2 अंक हो, 3 अंक हो, तब उसको करने का तरीका अलग है। जब गुणक में अंकों की संख्या ज़्यादा हो, गुणन में अंकों की संख्या, जब नीचे वाली संख्या 3 अंकों की हो, ऊपर वाली 2 अंकों की, जब नीचे वाली संख्या 4 अंकों की हो, ऊपर वाली 2 अंकों की, जब नीचे वाली संख्या ज़्यादा हो, तब आपको दूसरी विधि इस्तेमाल करनी है। तीसरी विधि में गुणक में अंकों की संख्या छोटी हो जाएगी और गुणन में अंकों की संख्या बड़ी हो जाएगी। यानी ऊपर वाली संख्या में 3 अंक हो तो नीचे 2 अंक हो। यदि ऊपर वाली संख्या में 5 अंक हो तो नीचे 3 अंक हो। तो ये तीसरी स्थिति निर्मित होती है। अब तीनों स्थिति के एक एक प्रश्न हम करते चले जाते हैं। पहली स्थिति हम कर रहे हैं जब गुणने में अंकों की संख्या और गुणक के अंकों की संख्या बराबर हो। उस स्थिति में मैंने प्रश्नावली 1.4 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो बुक है 9th क्लास की, उसकी प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न लिया है 57 × 99। तो हम पहले ही बता चुके एक न्यूनतम पूर्णवेण विधि का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब एक संख्या 9 अंकों की बनी हो। तो यहाँ देख रहे हैं आप 9 अंक है, दूसरी कोई भी अंक हो सकते हैं। इसमें एक में 9 अंक है। अब इसमें दोनों में अंक आप लिख लीजिए साइड में कि दोनों में अंक समान है। देख लीजिए 1 और 2 अंक है, इसमें भी 1 और 2 अंक है, तो दोनों में अंक समान है, यानी प्रथम स्थिति हो गई। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होता है, एक नाम से स्पष्ट है, एक न्यूनतम पूर्वेण विधि। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, जो ऊपर वाला गुणन है उसमें एक कम कर लीजिए। 57 में एक कम किया 56। और उसके राइट हैंड साइड के आंसर का विधि है कि आप ये जो नीचे वाला है 99, उस 99 में 56 को माइनस कर दीजिए, तो आपका आ रहा है 43। तो आंसर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड है 56, ये लिख लिया, राइट हैंड साइड है 43, ये लिख लिया। इस प्रकार हमारा आंसर 5643 प्राप्त होता है। इसी में हम दूसरा अंक देख रहे हैं, दूसरे प्रश्न को देख रहे हैं। ये देखिए इसमें भी 4 अंक है, ये 4 अंक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक कम लिखना है। 4 3 7 8, 4 3 7 8 में एक घटा लीजिए, तो आपका हो गया 4 3 7 7। और राइट हैंड साइड क्या बोलता है, राइट हैंड साइड में आपके जितने भी 9 वाले हैं, 9 9 9 9, दूसरा अंक उसमें से इसको घटा दीजिए, 4 3 7 7। तो आंसर आ रहा है आपका 2 2 6, 9 में से 4 गया 5। तो ये हुआ आपका आंसर। लेफ्ट हैंड साइड है आपका 4 3 7 7 और राइट हैंड साइड है 5 6 2 2, 5 6 2 2। इस प्रकार ये आंसर प्राप्त हुआ। तो ये पहली स्थिति थी जब अंक गुणक और गुणन के दोनों के अंक बराबर हों। द्वितीय स्थिति कर रहे हैं जब गुणक में अंकों की संख्या यानी बाद वाले में अंकों की संख्या बराबर और गुणन में अंकों की संख्या छोटी हो। तो देख लीजिए इसमें 2 संख्याओं को गुणा करना है। मैंने क्वेश्चन नंबर तीसरा लिया है। इसमें 2 अंक है और इसमें 1 2 3 अंक है। तो इसमें ये विधि और पहली विधि में ज़्यादा अंतर नहीं है। इस विधि में हम 87, ये 2 अंक और ये 3 अंक है, तो इसमें एक सामने शून्य लगा देंगे तो ये 3 अंक और ये 3 अंक हो जाते हैं। और उसको करने का तरीका वही देखिए, स्टेप्स लिखा गया है कि जो पहला अंक 87 में 0 लगाकर
हम दोनों अंकों की संख्याओं में अंकों को समान कर दे रहे हैं। तो 87 में 0 लगा के ये 3 अंक वाली संख्या बन गई और ये तो 3 अंक वाली संख्या है। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है, आपको इसमें से एक कम करना है। तो 087 में एक कम कर दिया तो 086, और राइट हैंड साइड का स्टेप्स क्या है, ये 999 दूसरी संख्या में से ये जो एक न्यूनेन आया है उसको घटा दीजिए आप। घटाने से ये आपका आंसर आया 913। तो आपका अंक हुआ, बायां पक्ष हुआ 086 और दायां पक्ष हुआ 913। इस प्रकार ये आपका आंसर प्राप्त होता है। तो प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति दोनों ही एक जैसी हो जाती है करने के तरीका, परंतु तृतीय स्थिति में करने का तरीका देखिए आप। तृतीय स्थिति में जब गुणक में अंकों की संख्या पहले वाले में अंकों की संख्या ज़्यादा हो और दूसरे वाले में अंकों की संख्या कम हो, 999 वाला पार्ट कम हो, उस स्थिति में आपको क्या करना है, स्टेप्स देखिए। पहला स्टेप्स ये लिखा है मैंने, ये जो अंक दिया है पहले वाला 9 4 5 7 में एक घटा दीजिए तो 9 4 5 6 लिखा। उस 9 4 5 6 में आप कितने 9 9 वाली अंक वाली संख्या 3, तो तीनों को लिख दीजिए। 9 4 5 6 में 9 9 9 अंक लिख दीजिए। तो देखिए 9 4 5 6 में 9 9 9 अंक लिख दिया। यानी आपको इस वाले में एक कम करना है, पहली संख्या में एक कम करना है और बाद वाली संख्या को एज इट इज़ वैसे ही लिख देना है। और उसमें ये जो पहली संख्या में एक कम करके जो आया था 9 4 5 1, उसमें घटा दीजिए। घटाने के बाद जो बचेगा वो आपका आंसर है। इसी का एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो पहला स्टेप्स क्या बोल रहा है आपको कि आपको पहले वाले में एक कम कर लीजिए। तो यहाँ की पहली संख्या 48 है तो इसमें एक कम कर लीजिए तो 47 हो गई। और उसके बाद वाली संख्या कितनी है, 1 9 है तो 9 लिख लीजिए। जैसे एक कम कर लिया, जितने 9 9 वाले अंक उसको लिख लिया और एक कम करके जो आया था उसको घटा दीजिए। तो इसमें एक कम करके आया था 47, उसको घटा दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा 2, 7 में से 4 गया 3, 4 432। तो ये तृतीय स्थिति थी। तो ये थी एक न्यूनन पूर्वेण विधि को हल करने की स्थिति। सेम अब इसके बाद हम कर रहे हैं दूसरा स्टेप्स में गुणा करने की द्वितीय वैदिक पद्धति को पढ़ रहे हैं। वो वैदिक पद्धति है एकाधिकेन पूर्वेण विधि, नाम से स्पष्ट है, एकाधिकेन एक अधिक। परंतु इसमें भी हम तभी इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी विशेष बात है कि तभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब गुण और गुणक के इकाइयों का योग 10 हो और शेष समूह समान हो। यानी गुणा करने से पहले आप ये दो शर्तें यदि आपकी पूरी होती है तभी आप उस कंडीशन में एकाधिकेन पूर्वेण विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका सूत्र है कि लेफ्ट हैंड साइड होता है दहाई का एक अधिक में दहाई का गुणा कर दीजिए और उसका राइट हैंड साइड का आंसर आएगा इकाइयों का गुणनफल। और ये 2 अंक होना जरूरी है। 2 अंक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके इकाइयों का योग 10 है, इसमें 2 अंक है, इसलिए इसके आंसर में भी राइट हैंड साइड में भी 2 अंक होना जरूरी है। यदि 1 अंक आता है तो आप सामने 0 लगा के इसको 2 अंक बना लीजिए। तो आपका ये हुआ एकाधिकेन पूर्वेण विधि। इस विधि में आप देख रहे हैं कि शर्त है कि इकाइयों का योग 0 हो और शेष समूह समान हो। अब मैं प्रश्नावली 1.5 का मैंने प्रश्न नंबर पहला लिया। इस प्रश्न पहले में आप साफ देख रहे हैं कि इकाइयों का योग 10, तो इकाई है यहाँ पर 3, इसमें इकाई है 7, 3 और 7 योग है 10 और शेष समूह समान हो। तो 3 और 7 को छोड़कर बायां पक्ष देखिए 1 और 1 दोनों का समान है, यानी आप ये एकाधीन पूर्वेण विधि की शर्तों को वो संतुष्ट करता है। अब इसका बाएं पक्ष बोल रहा है कि दहाई का एक अधिक गुणित दहाई। ये नियम को याद करना है कि दहाई में एक जोड़ना है गुणित दहाई। तो आप देख लीजिए दहाई का दोनों का पार्ट समान ही है। तो दहाई है 1, 1 में एक अधिक करा तो 2 आया और जो दहाई है उसको गुणा करना है तो 2 एकम 2। और राइट हैंड साइड बोला कि इकाइयों का गुणनफल, इकाइयों का गुणनफल 2 अंक होना जरूरी है, याद रखेंगे। तो इकाई इसकी 3 है और इसकी इकाई 7 है। 3 और 7 का गुणन करेंगे 21, इसमें 2 अंक है तो इसको सामने 0 लगाने की जरूरत नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड था 2 और राइट हैंड साइड है 21, तो 221 इसका आंसर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसका एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब यहाँ देख लीजिए दूसरा प्रश्न।
इकाइयों का योग 10 होना चाहिए, तो इकाई है 5, इसकी भी इकाई है 5, इन दोनों का योग 10 होता है। और शेष समूह देखिए, इसका शेष समूह 10 है, इसका शेष समूह 10 है, दोनों समान हैं, यानी कि आपकी ये शर्त पूरी होती है। रूल बोलता है लेफ्ट हैंड साइड है, एक दहाई में एक जोड़ दीजिए गुणित दहाई। तो आप देख रहे हैं ये दहाई का पोर्शन है, ये दहाई का पोर्शन, ये दहाई, दहाई में एक जोड़ दीजिए, दहाई 10 है, उसमें एक जोड़ दीजिए गुणित दहाई मतलब 10, 10 में एक जोड़ा 11 गुणित 10, तो आपका आता है 110। लेफ्ट हैंड साइड निकल गया। अब इकाइयों का गुणनफल, इकाइयों का गुणनफल हुआ, इकाई इसकी 5 है, इसकी इकाई 5 है, तो 5 गुणित 5 25 हुआ। तो आंसर हो गया आपका कि लेफ्ट हैंड साइड 110 आया है और राइट हैंड साइड 25 आया है। ये आपका आंसर है। इसी में मैंने एक और प्रश्न को लिया है, उस प्रश्न में भी देख लीजिए कि इकाइयों का योग, इकाई 9 है और इकाई 1 है, इसका योग 10 होना चाहिए, और जो छूट गया दहाई के अंक वो समान होने चाहिए, दोनों के अंक समान हैं 9 9, यानी शर्त पूरी होती है एकाधिकेन पूर्वेण विधि की। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, सूत्र है अपने पास दहाई गुणित दहाई धन 1 गुणित दहाई, इसका दहाई का अंक है 9 और 9, तो यानी 9 धन 1 गुणित 9, 9 धन 1 होता है 10 गुणित 9, ये हुआ 90। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन निकल गया 90, राइट हैंड साइड का पोर्शन है आंसर की इकाइयों का गुणनफल। शर्त आपकी होनी चाहिए कि अंक 2 ही होने चाहिए। इसकी में इकाई का अंक है 1, इसकी इकाई का अंक है 9, तो 1 गुणित 9, 9 एकम 9, परंतु 2 अंक जरूरी है, तो इसको आप 0 9 लिखेंगे ताकि ये 2 अंक बन जाए। तो अब आपका आंसर हुआ, बायां पक्ष है आपका 90 और दाएं पक्ष में 0 9, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी एकाधिकेन पूर्वेण विधि थी। उसके पश्चात हम नेक्स्ट विधि की तरफ बढ़ रहे हैं, निखिलम विधि। निखिलम विधि तीसरी विधि है आज की, गुणा करने की तीसरी वैदिक पद्धति निखिलम विधि। निखिलम विधि को पढ़ने से पहले विशेष बातें आप याद रख लीजिए। ये विधि आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आधार 10, 100, 1000 इसके पास हो, 10,000 इसके पास हो। उपाधार किसको बोलते हैं? 10, 100, 1000 ये आधार है आपका, तो उससे आसपास 20, 30 और 40, 50 या 200, 300 ये सब उसका उपाधार कहलाता है। आप इस विधि का तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब संख्या आधार और उपधार के निकट हो। मतलब आप 10 के आसपास की संख्या, 100 के आसपास की संख्या, 1000 के आसपास की संख्या हो, तो आप उसमें इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विधि का इस्तेमाल करते वक्त आपको एक विचलन शब्द का इस्तेमाल करना होगा। वो कैसे निकाला जाता है वो देखिए। संख्या आधार आपका ये देखेंगे, और विचलन कैसे निकाला जाता है उसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है। हमारे जैसे संख्या दी हुई है 12, 12 इसमें से किसके आधार के पास है? 10 के पास है। 10 से कितना ज़्यादा है? ये 2 ज़्यादा है, तो धन 2 लिखेंगे। 9 अगली संख्या लिए 9, ये इसके आसपास का आधार कौन सा है? 10, 100, 1000, साफ स्पष्ट है कि 10 है। 10 से ये कम हो गया है, कितना कम है? 1 कम है। कम हो गया है तो ऋण 1 लिखेंगे। ज़्यादा है तो धन लगाएंगे, कम है तो ऋण लगाएंगे। जैसे 104 लिखा, 104 किसके आसपास है? 10 के आसपास नहीं होता भाई, 100 के आसपास है, तो उसका आधार हुआ 100, और 100 से कितना ज़्यादा है? 4, इसलिए इसमें धन 04 लिखा। 2 अंक 2 0, इसलिए 2 अंकों के रूप में लिखते हैं विचलन। एक और एग्जाम्पल ये है 9 9 2, ये किसके पास है? 10 के पास नहीं है, 100 के पास नहीं, 1000 के पास है। तो 1000 से कितना कम है? ये 8 कम है। कम है इसलिए 3 0 लगा, तो इसलिए 0 0 8, कम है इसलिए ऋण का चिन्ह लगाया। तो इस प्रकार से ये विचलन हमको ज्ञात करने का तरीका मालूम होना चाहिए। यदि संख्या आधार से बड़ी है तो धन लगाइए, और यदि संख्या आधार से छोटी है तो आप इसको ऋण का इस्तेमाल करिए। अब इसके निखिलम विधि में राइट हैंड साइड का आंसर निकालने का तरीका है कि आप विचलनों का गुणा करना है, और लेफ्ट हैंड साइड का निकालने का 2 तरीका है। 2 तरीका में पहला कि पहली संख्या में दूसरे का विचलन जोड़ दो, या फिर
दूसरी संख्या में पहले का विचलन जोड़ दो। आप किसी का भी इस्तेमाल करेंगे, आंसर एक ही आएगा। तो राइट हैंड साइड में आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। और ध्यान देने योग्य इसमें बात ये है कि दाएं में उतने ही अंक होना चाहिए जितने आधार में जीरो हो। आधार में यदि 3 जीरो है तो दायां में राइट हैंड साइड में हमारा 3 अंक आने चाहिए। यदि 3 अंक नहीं आ रहा तो आप 0 0 लगा के इसको 3 अंक बना लीजिए। मैंने प्रश्नावली ली है 1.6। 1.6 प्रश्नावली के मैंने चौथा क्वेश्चन को लिया, 98 94। हल करने का, लिखने का तरीका कैसा? आपको संख्या लिखनी है, आधार लिखना है, विचलन लिखना है। संख्या आपकी 98 है, दूसरी संख्या 94 है। आप देखिए संख्या 98 किस आधार के पास है, 10 के कि 100 की, 1000 के? आप देख रहे हैं कि 100 के पास है, ये 100 लिख लिया, ये 100 के पास है। 100 से ये कितना कम है? 2 कम है, इसलिए ऋण 2 विचलन लिख लिया। ये 94 भी 100 के पास है, परंतु 100 से ये 6 कम है, इसलिए इसका विचलन लिख लिया ऋण 6। अब उत्तर निकालने के लिए राइट हैंड साइड का सूत्र क्या है? राइट हैंड साइड का सूत्र है विचलनों का गुणन। विचलन है आपके पास ऋण 2 ऋण 6। ऋण 2 और ऋण 6 का गुणा किया, ऋण और ऋण का गुणा करके धन 2 6 दूनी 12। तो आपका राइट हैंड साइड आ गया 12। आपको चिन्ह का स्पेशल ध्यान रखना है, ऋण और ऋण का गुणा को यहाँ धन हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 तरीके थे, मैं इसमें से एक तरीका लिख रही हूँ। पहली संख्या धन दूसरे का विचलन, पहली संख्या धन दूसरे का विचलन। तो पहली संख्या इसमें से 98 है, तो मैंने लिखा, धन का चिन्ह लगाया। दूसरे का विचलन, दूसरी संख्या का विचलन देखेंगे आप तो ऋण 6 है, तो दूसरे का विचलन ऋण 6 लिखा। धन और ऋण, यहाँ पर ऋण 6 हो रहा है, तो 98 में से 6 को माइनस कर रहे हैं आप, तो 92 आया। और ये कितने अंक हैं इसमें देख लीजिए आप। आधार में 2 जीरो है, इसलिए 2 अंक है ये, तो इसमें कहीं पर भी जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि आधार में 2 जीरो है तो यहाँ 2 अंक होने चाहिए, आधार में 3 जीरो है तो यहाँ 3 अंक होने चाहिए। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हुआ 92 और राइट हैंड साइड का आंसर हुआ 12, तो आपने इसको लिख लिया। तो इस प्रकार ये आंसर प्राप्त हुआ। अब इसके एक और क्वेश्चन को हम करते हैं। ये क्वेश्चन लिया है मैंने 6 क्वेश्चन। 96 में 107 का गुणा करना है। हम कर रहे हैं निकलम विधि। निकलम विधि में आपको सबसे पहले संख्या लिखनी है, आधार लिखना है, विचलन लिखना है। संख्या पहले 96 लिख लिया, दूसरी संख्या 107 लिख लिया। 96 किस आधार के पास है? 10 के पास नहीं है, वो 100 के पास है। 100 से कितना कम है? वो 6 कम है, इसलिए ऋण 4 लिखा। 107 100 से कितना ज़्यादा है? 107 100 से 7 ज़्यादा है, इसलिए धन 7 लिखा। कम होगा तो आपको ऋण लगाना है, ज़्यादा होगा तो धन लगाना है। आप ये लिखने के पश्चात राइट हैंड साइड का सूत्र आपको याद होना चाहिए कि विचलनों का गुणन। तो विचलनों का गुणन, ऊपर का विचलन ऋण 4 है, नीचे का विचलन धन 7 है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 होता है, और एक धन और एक ऋण की संख्या का गुणनफल ऋण होता है। तो ये ऋण 28 हुआ। ऋण 28 को आप 28 लिखकर ऊपर बार लगा दीजिए। इसका तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। यदि जब आपका ऋण संख्या आएगी तो आप ऊपर बार लगाएंगे, और धन आती है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड का प्रोपोर्शन बोलता है कि आप पहली संख्या धन दूसरी संख्या का विचलन, पहली संख्या लिखिए और दूसरी का विचलन लिखना है और दोनों को जोड़ना है। तो पहली संख्या है आपके पास 96 और दूसरी संख्या का विचलन है धन 7। 96 में जोड़ना है धन 7, धन और धन इसलिए जोड़ रहा है ये। 96 में 7 जोड़ा तो आपके पास आया 103। तो आपका राइट हैंड साइड हुआ 28 का बार और लेफ्ट हैंड साइड हुआ 103। तो आपका उत्तर हुआ लेफ्ट हैंड साइड 103 और राइट हैंड साइड है 28 का बार। जब बार आ जाएगा आपके प्रश्न में तो आपको क्या काम करना है? 103 जो है वो लिखा, यहाँ 2 अंक के ऊपर बार है तो आप 2 जीरो लगाइए और उसमें से इस 28 को घटा दीजिए। 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 लगाइए और 28 को यहाँ घटा दीजिए। घटाने के पश्चात आपका जो आंसर आएगा वो इस दोनों का गुणनफल प्राप्त होगा। ये दूसरी विधि थी जिसमें हमने ये देखा
कि निकलम विधि से इस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। तो आज हमने 3 विधि का इस्तेमाल किया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। समझ में आता है तो प्रश्न को, इस प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाइए। धन्यवाद। बाय बाय।